आज हम सीटेट 8 फरवरी 2026 का सीडीपी का जो पेपर हुआ है उसका पूरा निचोड़ देखेंगे। हम सिर्फ ABCD नहीं करेंगे, बल्कि हम यह समझेंगे कि ये क्वेश्चन सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं, ताकि अगली बार क्वेश्चंस घुमा के भी आए तो आप फंसे नहीं। तो नमस्कार जौहर, मेरा नाम है शरद कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रोफेसर ऑफ इंजीटी में। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कहता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीयर्स इन सोशलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ हमसे पूछा है कि दोस्तों पीयर्स का क्या रोल है। ऑप्शन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। पीयर्स आर द प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। याद रखिए, बच्चे के लिए प्राइमरी एजेंट्स हमेशा फैमिली, परिवार होता है। स्कूल, दोस्त, मीडिया, ये सारे सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक एजेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, कि peers have minor influence on socialization compared to parents and other adults in all stages of development। यह भी गलत है, क्योंकि किशोरावस्था में दोस्तों का प्रभाव मेजर होता है, मैंने नहीं। अब ऑप्शन नंबर 2, peers have no major influence on socialization। अरे कोई प्रभाव नहीं, या तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्त हमें बिगाड़ते भी हैं और सुधारते भी। तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब बचा ऑप्शन नंबर 1, peers have greater influence on socialization during adolescence than during early childhood। यह बिल्कुल सही है। जब हम टीनेज में होते हैं तो मम्मी पापा से ज़्यादा दोस्तों की बात मानते हैं। उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनकी बातें, स्टाइल, सब कुछ कॉपी करते हैं। बचपन में हम फैमिली मैन होते हैं, लेकिन किशोरावस्था में दोस्त सब कुछ बन जाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये कहता है फॉलोइंग Levi-Gott's key idea, a teacher decided to give hints and cues to the student who were stuck on a given problem and let the student try to solve that problem again। By doing so, teacher is practicing the concept of। यहाँ पे जो keywords है उसको ध्यान देना है, जैसे कि है hints and cues। टीचर बच्चे को हिंट दे रही है ताकि वो खुद सॉल्व कर सके। अब चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है फंक्शनल फिक्सनेस। बताता है कि हम किसी कॉन्सेप्ट, आइडिया को लेकर रिजिड रहते हैं और हम चेंज नहीं होते। ये एक नेगेटिव टर्म है। ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है कलेक्टिव मोनोलॉग, ये पियाजे का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बच्चे एक दूसरे से बात नहीं करते, बस अपनी अपनी बात बोलते हैं। यहाँ तो टीचर हेल्प कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। अब है ऑप्शन नंबर 2। ये कॉन्सेप्ट भी जीन पियाजे का है, जो कि है एसिमुलेशन, आत्मसातीकरण प्रोसेस है, जहाँ पे आप किसी नए इंफॉर्मेशन, स्कीमा, कॉन्सेप्ट को अपनी कॉग्निशन में ऐड करते हो फॉर द फर्स्ट टाइम। अब बचा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है स्कैफोल्डिंग। इसको हम कहते हैं टेम्परेरी हेल्प। जब हम किसी को थोड़ी सी मदद करते हैं ताकि वो अपना काम पूरा कर सके, जैसे कि साइकिल सिखाते वक्त पीछे से पकड़ना। और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहाँ पे हिंट और क्यूज की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। निम्नलिखित में से समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है, यानी कि यहाँ पे फोकस करना कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यानी कि टुकड़ों में बांटकर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये बहुत अच्छा तरीका होता है, तो ये सही होगा। दूसरा है पैटर्न को पहचानना। पुरानी प्रॉब्लम से हम सिमिलैरिटी ढूंढते हैं और पैटर्न को पहचान के सॉल्व करते हैं, तो ये भी तरीका सही है। तीसरा, यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, लॉजिक लगाना तो सबसे ज़रूरी है, अभी पॉजिटिव है। नेक्स्ट है ओवरलुकिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप काम की जानकारी को ही इग्नोर कर देंगे तो सवाल कैसे हल होगा, यह गलत तरीका है और हमसे गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन में सही होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि है असर्शन रीजन का क्वेश्चन। सबसे पहला है चिल्ड्रन हु आर स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया हैव ट्रबल इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग दैट मेक्स इट हार्ड टू डिकोड वर्ड्स। रीजन, ऑल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम बीइंग encouraged in their areas of interest and ability। यानी कि अभिकथन, असर्शन कहता है डिसलेक्सिया वाले बच्चे को शब्दों को
पढ़ने या फिर डिकोड करने में दिक्कत होती है। यह बात तो 100% सच है, क्योंकि डिस्लेक्सिया का मतलब ही रीडिंग डिसऑर्डर होता है। और रीज़न, सभी बच्चों को उनकी रुचि के हिसाब से इनकरेज करना चाहिए। यह भी बात 100% सच है। यह पेडागॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब कनेक्शन चेक करते हैं। अब सोचिए, क्या बच्चों को इनकरेज करने की वजह से उन्हें डिस्लेक्सिया होता है? नहीं ना। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन आर एक का कारण नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी टू कैटर टू डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर्स इन अ क्लासरूम? यानी कि क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट, वीक, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, क्रिएटिव बच्चे, गिफ्टेड बच्चे, स्लो लर्नर्स। तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला ऑप्शन है ए, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। यह एक पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब है कि हर बच्चे को ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाना। हर बच्चे की जो नीड्स होती है वो अलग अलग होती है, उस हिसाब से हम उनको पढ़ाएंगे, टीचिंग मेथड्स यूज़ करेंगे और डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। तो ये सही है। दूसरा है स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। यह एक नेगेटिव वर्ड है। मानकीकृत पाठ्यचर्या का मतलब वन साइज फिट्स ऑल, यानी सबके लिए एक जैसा मानक। अभी जैसा हमने पढ़ा कि क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, सबकी इंडिविजुअल नीड्स अलग होती है, तो एक मानकीकृत पाठ्यचर्या सबके लिए कैसे होगा? तो ये नेगेटिव वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम रिमूव करेंगे। तो बचेगा कौन सा? इसमें ऑप्शन नंबर बी है, तो ये नहीं होगा। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी है, तो ये भी नहीं होगा। बचता है ए और सी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज़ नॉट करेक्ट? फिर से नहीं वाला सवाल आया है। सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, द मोस्ट मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स विद इन रियल वर्ल्ड टास्क। यानी कि रियल वर्ल्ड टास्क की बात कर रहा है, रियल वर्ल्ड टास्क के थ्रू हम सीखते हैं, तो वो और भी मीनिंगफुल हो जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज दैट मेक सेंस टू देम। यानी बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है, या एनसीएफ और कंस्ट्रक्टिविज्म का आधार है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, न्यू लर्निंग डिपेंड्स ऑन करंट अंडरस्टैंडिंग। नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है। ऑब्वियसली नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है, यह भी सही है। और नेक्स्ट है सोशल इंट्रैक्शन हिंडर्स लर्निंग। सामाजिक संपर्क बाधा है। ये एकदम झूठ है। वाइगॉट्स्की ने कहा था, हम समाज के माध्यम से ही सीखते हैं। बातचीत करने से लर्निंग बढ़ती है, कम नहीं होती। तो यह कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू प्याजे, when children reach the point of being able to generalize and engage in mental trial and error by thinking up hypotheses and testing them in their heads therein। प्याजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने तक बिंदु तक पहुंचाते हैं, तो वह किस अवस्था में होता है? कीवर्ड्स के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेंटल ट्रायल एंड एरर की बात की गई है और हाइपोथेसिस की बात की गई है और उनको टेस्ट करने की बात की गई है। सेंसरी मोटर का जो स्टेज होता है वो 0 से 2 होता है और 2 से 7 साल का जो एज रेंज है वो प्री ऑपरेशन में होता है और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 साल के एज को रखा गया है। और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वो 11 प्लस के एज वाले बच्चों को रखा गया है। और यही वो एज रेंज है जहाँ पे बच्चा इतना बायोलॉजिकली मैच्योर हो जाता है कि वो मेंटल ट्रायल एंड एरर कर सकता है और हाइपोथेसिस बना के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता है। यानी बच्चा सिर्फ उन क्वेश्चंस या फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता जो उनके सामने मौजूद है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा उन प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा जो उनके सामने मौजूद नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। स्टूडेंट लर्न एफिशिएंटली एंड इन मीनिंगफुल वेज व्हेन। विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब दे रिस्पॉन्स एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आर अटेंडेंट एंड वैल्यूड। ऑब्वियसली ये ऑप्शन सही है। देखते हैं अगले ऑप्शंस की तरफ, मे बी इससे बेहतर ऑप्शन मौजूद हो।
content is presented to them in the form of incoherent pieces of information। यानी कि विषय वस्तु को उन्हें जानकारी के असंगत टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये नेगेटिव वर्ड है कि अगर आप जानकारी को असंगत या तोड़ मरोड़ कर दोगे तो बच्चा इससे कंफ्यूज होगा, सीखेगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 है फोकस इज ऑन अवॉइडिंग फेल्यूर इंस्टीड ऑफ अप्रोचिंग मास्टरी। निपुणता हासिल करने के बजाय असफलता से बचने पर ध्यान दिया जाता है। अगर सिर्फ असफल होने से बचने के लिए पढ़ेगा तो यहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो पाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 न्यू कॉन्सेप्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियसली लर्न मटेरियल। अगर बच्चा का नया पाठ पुराने से बिल्कुल अलग हो तो बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा क्योंकि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन कहता है एक टीचर अलग अलग लेवल के बच्चों के स्टूडेंट के लिए लेसन प्लान बना रही है। वाइगॉट्स्की के थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कंसीडर करना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले याद करो, वाइगॉट्स्की का मेन कॉन्सेप्ट है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी का मतलब क्या है? जो काम बच्चा अकेला नहीं कर सकता लेकिन थोड़ी सी टेम्परेरी हेल्प के थ्रू वो कर सकता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो है स्कैफोल्डिंग का। मतलब टीचर ग्रेजुअल सपोर्ट देता है जब तक स्टूडेंट इंडिपेंडेंट ना हो जाए। अब ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है टीचर को सिर्फ उन विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए जो पहले से ही समझ के उन्नत स्तर पे हैं और उन्हें और अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए। तो ये केवल होशियार बच्चों पर ध्यान देना या तो गलत है, ये भेदभाव है। ऑप्शन नंबर 2 है द टीचर शुड आस्क ईच स्टूडेंट टू वर्क इंडिविजुअली ऑन द स्पेसिफाइड प्रॉब्लम। बच्चों को अलग अलग करना ये भी एजुकेशन का पर्पस नहीं है। और द टीचर शुड प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट विद द सेम लेवल ऑफ चैलेंज। अगर सेम काम सारे बच्चों को दोगे तो इसमें समस्या है। जो बच्चा कमज़ोर है उसे मुश्किल काम दोगे तो वो हार मान जाएगा, और जो बच्चा होशियार है वो बोर हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 4 बात करता है अप्रोप्रिएट सपोर्ट के बारे में। द टीचर शुड कंसीडर ईच स्टूडेंट करेंट लेवल ऑफ स्टैंडिंग एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सपोर्ट टू हेल्प देम टू रीच नेक्स्ट लेवल। ये बात करता है कॉन्सेप्ट जेडपीडी के बारे में। मान लो बच्चा का लेवल यहाँ पे है, इसको हम कहते हैं जेड80, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जहाँ पे बच्चा बिना किसी हेल्प के जो काम कर सकता है उसको हम कहते हैं जेड80, इस लेवल को। अब वो किसी के मदद से इस जोन तक पहुंच सकता है, इसको हम कहते हैं जेडपीडी। तो ये जो क्वेश्चन है वो बिलोंग करता है कॉन्सेप्ट ऑफ जेडपीडी से। और ये जो थर्ड लेवल है वो अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की बच्चा यहाँ नहीं पहुंच सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बच्चे का करंट लेवल देखो और उसे बस उतनी मदद दो कि वो अगले लेवल तक पहुंच जाए। यही कॉन्सेप्ट है जेडपीडी का। क्वेश्चन नंबर 10 अ टीचर शुड क्रिएट अ क्लासरूम कल्चर वेयर स्टूडेंट मोटिवेशन टू लर्न इज प्राइमरी फोकस टू। एक शिक्षक को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहाँ छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से पर केंद्रित हो। तो ऑप्शन नंबर पहला है प्रूव देयर वर्थ टू अदर्स, दूसरों को साबित करना। ये दिखावा है, या लंबे समय तक नहीं चलता। जब आप दिखावे के चक्कर में पड़ोगे तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। नेक्स्ट है अवॉइड शेम टू अपीयरिंग इग्नोरेंट, शर्म से बचना। शर्म से बचने के लिए अगर बच्चा पढ़ेगा तो वो उसके लिए डर क्रिएट करेगा, तो वो भी पॉजिटिव वर्ड नहीं है। कम्पीट विथ ईच अदर, ये भी पॉजिटिव वर्ड नहीं है। औरों से कंपटीशन से जलन होती है और ये एजुकेशन का या फिर लर्निंग का मेन गोल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जहाँ पे बच्चा सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय करता है। जब बच्चा सीखने के मजे के लिए पढ़ता है तो वो असली मोटिवेशन है। इसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 मूविंग फ्रॉम कंजर्वेटिव एजुकेशन टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिक्वायर्स शिफ्ट फ्रॉम। ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले समझो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब। ये एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है जहाँ पर लर्निंग, एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस्ड होता है, और इस कॉन्सेप्ट को जॉन डेवी ने दिया था। कंजर्वेटिव एजुकेशन का मतलब होता है परंपरागत शिक्षा, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन नई प्रगतिशील शिक्षा। जब हमको कंजर्वेटिव एजुकेशन से प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ जाना है तो हमें क्या बदलना होगा? ऑप्शन नंबर 1 टीचर सेंटर्ड से एग्जाम सेंटर्ड की ओर। अरे नहीं, दोनों ही बेकार है। हम तो चाइल्ड सेंटर्ड की बात कर रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा। दूसरा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन
टू डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब कक्षा के दौरान जब हम टेस्ट लेके या मूल्यांकन करके बच्चे का इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो टू डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो दोनों सही है, लेकिन हम देखते हैं कि इससे बेहतर कुछ और ऑप्शन है, तो इसको हम मार्क करके रख लेते हैं कि अगर इससे बेहतर कोई ऑप्शन होगा वेल एंड गुड, नहीं तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, इंटीग्रेटेड करिकुलम टू स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। मानकीकृत करिकुलम एक नेगेटिव वर्ड है कि वन साइज फिट्स फॉर ऑल, यानी सबके लिए एक जैसा। प्रगतिशील शिक्षा में हम फ्लेक्सिबल या फिर लचीलापन की बात करते हैं, जिसमें ढेर सारे टाइप्स के बच्चे को एड्रेस किया जाए, जहाँ पे हम क्रिएटिव बच्चे को भी शामिल करेंगे, स्लो लर्नर को भी शामिल करेंगे, गिफ्टेड बच्चों को भी शामिल करेंगे, एवरेज बच्चों को भी शामिल करेंगे, etc। तो हमें फ्लेक्सिबल करिकुलम चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स टू मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। जी हाँ, अभी हमने पिछले सवाल में देखा, हमें सिर्फ फर्स्ट आने के पीछे नहीं भागना, बल्कि सब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट को समझने के पीछे भागना है, सब्जेक्ट की मास्टरी की तरफ जाना है, और यही प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मेन गोल में से एक है। तो ये बेहतर ऑप्शन है। तो 2 और 4 में हम जब चुनेंगे वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि नई जानकारी को समझने के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए। व्हेन लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्पफुल स्ट्रैटेजी फॉर चिल्ड्रन टू यूज टू इंश्योर दे अंडरस्टैंड द कंटेंट मटेरियल। नई जानकारी को समझने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस में नेगेटिव ऑप्शंस ढूंढते हैं, जो कि है प्रिटेंडिंग टू अंडरस्टैंड। अगर बच्चा क्लास में समझने का नाटक करेगा तो वो मीनिंगफुल लर्निंग या फिर सीखने का सही रणनीति नहीं है। उसके बाद कई बार बच्चा क्लास में कुछ कीवर्ड्स को या कॉन्सेप्ट को नहीं समझता है और गलत अर्थ या फिर मिसकॉन्सेप्शन बना लेता है, तो ये भी दिक्कत है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी और जो डी है वो नेगेटिव है, तो सी और डी को हम रिमूव करते हैं। तो इसमें सी है, इसको रिमूव कर दीजिए, इसमें भी सी है, इसको रिमूव कर दीजिए, और इसमें सी और डी दोनों है, तो इसको ऑब्वियसली रिमूव होगा। तो हमारे पास जो बचता है वो है ऑप्शन नंबर ए एंड बी। तो फिर जो सही होगा वो होगा ए एंड बी। एंड ए एंड बी क्यों होगा? क्योंकि जानकारी को दोबारा पढ़ना, समझने के लिए हम हमेशा जानकारी को दोबारा पढ़ते हैं, तो ये भी ऑप्शन सी होगा। आस्किंग क्वेश्चन एंड सीकिंग क्लैरिफिकेशन, जब हम MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स से क्वेश्चंस पूछते हैं, और तब तक पूछते हैं जब तक क्लियर क्लैरिफिकेशन ना मिल जाए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रहे हैं एज पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड व्हेन। सबसे पहले समझो कि संरचनावादी का मतलब क्या होता है। जब बच्चा अपने अनुभव या फिर प्रीवियस नॉलेज को बेस बनाकर नया ज्ञान का निर्माण करता है या नया समझ का निर्माण करता है, तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। टास्क आर इनकोहेरेंट एंड डिसऑर्डरली। अगर टास्क इनकोहेरेंट होगा, असंगत और अव्यवस्थित होगा, तो बच्चा सीखेगा नहीं और परेशान होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 2, एक्टिविटीज़ आर इंटरेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव। तो याद कीजिए ले वाइगॉट्स्की का कॉन्सेप्ट, जो बात करते हैं कि जो बच्चा है वो समाज के माध्यम से सीखता है, इंटरेक्ट करके और कोलैबोरेट करके। तो ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। कंटेंट इज डिस्कनेक्टेड एंड इसेंट्रिक। जब कंटेंट डिस्कनेक्टेड होगा और इसेंट्रिक होगा, मतलब अजीब या अनयूजुअल तरीके का, नॉर्मल पैटर्न से हटकर, तो इसका रियल लाइफ से कनेक्शन नहीं होगा, तो वो बेकार है। ऑप्शन नंबर 4 है पैडागॉजी इज टीचर सेंट्रिक एंड कल्चरली इंडिफरेंट। तो अगर हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेंगे तो लेव वाइगॉट्स्की कल्चर पे बहुत फोकस करते हैं कि जो बच्चा है वो सोसाइटी और कल्चर के माध्यम से सीखता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कल्चरली इंडिफरेंट, यानी कि समाज से अलग होता है, सांस्कृतिक रूप से अलग होता है। और पैडागॉजी टीचर सेंटर्ड कब से होने लगा? यहाँ पे हम हमेशा स्टूडेंट सेंटर्ड की बात करेंगे या चाइल्ड सेंटर्ड की बात करेंगे, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सबसे बेस्ट ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है इनमें से कौन सा सेंसरी इम्पेयरमेंट नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं पूछा है। सेंसरी का मतलब जो हमारी सेंसेस से जुड़ा हो। हमारे कितने सेंसेस है? सोचो, बताओ। 5 सेंसेस है, तो कौन सा सेंसेस से जुड़ा हुआ नहीं है? पहला ऑप्शन है पार्शियल लॉस ऑफ विजन, ये आइज से जुड़ा हुआ है, आइज भी एक सेंसेस है। दूसरा कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस से भी आइज से जुड़ा हुआ है, ये भी एक सेंस है। ऑप्शन नंबर 4 हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि सुनने में कठिनाई,
सुनना, श्रवण, ये भी एक सेंस है। लास्ट ऑप्शन है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहाँ पे हमारा दिमाग प्रोसेसिंग करने में दिक्कत करता है। इसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं। तो ये सेंसरी नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 को टिक करेंगे। 15वां सवाल जो है वो जीन प्याजे का है। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 को, जो कि है सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करने की योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ले वैगॉट्स्की का कीवर्ड्स है। ले वैगॉट्स्की कंस्ट्रक्टिविज्म पे फोकस्ड है। वो कहते हैं कि जो बच्चा जो सीखता है वो कल्चर और सोसाइटी के माध्यम से सीखता है, और उसी को वो कल्चरल टूल भी कहते हैं। और जिन प्याजे कल्चर को, सोसाइटी को उतना महत्व नहीं देते। ऑप्शन नंबर 3 की भी अगर हम बात करेंगे तो डिपेंडेंट ऑन लैंग्वेज, यानी कि भाषा पर निर्भरता, इसकी भी बात ले वैगॉट्स्की ने की है। उन्होंने 3 टाइप की स्पीच बताई है। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कौन कौन से स्पीच का टाइप है? तो हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर 1 और 2। उसमें से चूज करेंगे सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सिंपल एडिशन ऑफ न्यू फैक्ट्स एंड आइडियाज इनटू एग्जिस्टिंग स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्या ये सिंपल एडिशन ऑफ न्यू फैक्ट्स एंड आइडियाज होता है? चलिए देखते हैं। ये सही है, लेकिन पार्शियली सही है। ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट बाय चेंजिंग वंस स्कीमास। तो ये बात कर रहा है अडेप्टेशन की। प्याजे का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर टिका है। स्कीमा मतलब मेंटल स्ट्रक्चर या फिर ज्ञान के पैकेट। हम माहौल के हिसाब से अपने स्कीमा में बदलाव करके, अल्टर करके, चेंज करके एक्कोमोडेट करते हैं या नई जानकारी जोड़ते हैं। इसी को हम एक्कोमोडेशन कहते हैं। यानी अडेप्टेशन का मतलब जो होता है वो एसिमिलेशन और एक्कोमोडेशन के बीच का प्रोसेस, और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बस इतना ही था आज का एनालिसिस। ये सिर्फ पहले 15 क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन था। बाकी के 15 क्वेश्चन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और ऑनेस्टली वही आपको एग्जाम में एज दे सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं उनका भी डीप एनालिसिस लेकर आऊँ तो कमेंट करके पार्ट 2 ज़रूर लिखना। जितने ज़्यादा रिस्पांस मिलेंगे उतनी ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, अपने सीरियस एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और सिटी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ आंसर्स नहीं, क्लियरिटी मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।